हाँ कर दिया। अब आ रही है? हाँ थोड़ा सा कोई इश्यू आ गया था। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं। हाँ अब आ गई होगी शायद, अब आ गई होगी, अब देख लीजिए। वॉइस नहीं आ रही है, नो वॉइस नो वॉइस। अब देखना एक बार आ रही है आवाज बिल्कुल? आवाज देखो बच्चों, अब तक आ रही है क्या मेरी आवाज आप लोगों तक? बफरिंग हो रही है, आवाज नहीं आ रही है, देखना एक बार चेक करो तो। देखो बच्चों आवाज आ रही है क्या, सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो, अब आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं प्रियंका कुमावत रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज अपन सब जो है वो इन सभी अपना जो आज का टॉपिक है वो भेड़ की नस्लें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि मैम हमें जो राजस्थान की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में जो एनिमल्स हैं उनका क्या रोल है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताइए। अपना जो पूरा सिलेबस है मैंने आपको कहा था मैं एक एक पॉइंट आपको कवर कराऊंगी, कोई भी एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ूंगी जिसके अंदर आपको जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सारी चीजें आती हैं, डेटा से लेकर लाइव स्टॉक जो भी डेटा है, पशु गणना के जो भी पशु हैं, कितनी संख्या में पाए जा रहे हैं भारत में, कितनी संख्या राजस्थान में है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूध का उत्पादन कितना है, एग प्रोडक्शन कितना है, मीट प्रोडक्शन कितना है, किस पशु के मीट को क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर अलग अलग एनिमल्स का क्या होता है, इसके अलावा अनुसंधान संस्थान तक सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगी। तो ज्यादा चिंता नहीं करें, मेरी क्लास आपके बंद नहीं होगी, कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी जब तक अपना कोर्स नहीं होगा। क्लियर सबके? हाँ, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। रविराज, रवि, सब चीजें बताऊंगी आपको। सुरेश चंद, अन्नू, राहुल, देवचाट, नीरज, चलिए वेरी गुड इवनिंग और राधे राधे। अब अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अपना कुछ ऑफर है, कुछ स्पेशल चीज है, वो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। रॉयल संस्थान के द्वारा क्रैश कोर्स की लाइव क्लासेस चलेंगी जेट ICAR BHU की, जिसपे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। टोटल फीस का 50% ये आपके लगने वाला है, 10,000 फीस है, जिसमें से मात्र 5,000 रुपए में ये कोर्स आपके लिए मिलेगा। क्रैश कोर्स, जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उनको लाइव क्लासेस अगर लेनी है सभी सब्जेक्ट की तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट है आप लोगों के लिए, 50% ऑफ है। दूसरे कोर्स की अपन बात करें, कल सब बच्चे कह रहे थे कि मैम आप लोग जो है वो इन जेट ICAR BHU 12th के बच्चों को, फाउंडेशन के बच्चों के लिए ही कुछ ऑफर लेके आए हो, हमारे लिए भी कोई ऑफर लेके आओ। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बच्चों की विशेष डिमांड को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी जो है वो कुछ स्पेशल जो है वो किया गया है। क्या स्पेशल किया गया है तो देखिए इसके अंदर, ऐसे बच्चे जो सिर्फ कंप्लीट एग्रीकल्चर का कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए 1,500 रुपए का ये कोर्स आपको मिलने वाला है। सिर्फ कंप्लीट एग्रीकल्चर के लिए 1,500 रुपए में मिलेगा। और कंप्लीट अगर जीके आपको लेनी है तो 1,500 रुपए का कोर्स है, और अगर कंप्लीट हिंदी लेनी है तो मात्र 500 रुपए में आपका ये कोर्स मिलने वाला है कृषि पर्यवेक्षक का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, जो 12th विद फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। कल मैंने इसके बारे में बताया था, दोबारा से बता देती हूँ। ये एग्जाम है 7 मई 2021 को होने वाला है। तो जो बच्चे 12th के साथ फाउंडेशन करना चाहते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका जो एग्जाम है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो आप दें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिल सके, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकें। यही मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगी। अब इसके बाद में अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, भेड़ की नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट नीट फ्रेशर हूं सीकर से, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी मैथ्स के कई ऐसे बच्चे हैं जो 12th तक जो है उनके मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम रहती है, लेकिन 12th के बाद जो है वो जेट ICAR BHU की तैयारी करते हैं, एग्रीकल्चर से प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, अच्छी कॉलेज मिलती है। जितना नाम आप नीट के अंदर नहीं कमा सकते उतना नाम जो है आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जाकर आगे बहुत ही बड़े लेवल पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे से जो है वो अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। हाँ, एक बात बता दूं, थोड़ा सा अपने एक एरर हो गई थी। अपन ने जो प्रजनन पद्धतियां पढ़ी थी तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई थी। उसमें अपन ने थोड़ा सा उसमें एक जो खच्चर का क्रॉस लिखा था और हिन्नी का क्रॉस लिखा था, खच्चर और हिन्नी का क्रॉस है, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरचेंज आपको करना है, वो कर लीजिए। मैं बताना भूल गई आपको, मैंने दोबारा से क्लास देखा तो थोड़ा सा एरर हो गई थी, उसको आप चेक कर लो। हाँ, मैंने थोड़ा सा अलग बताया था,
थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लो। खच्चर है वो किस किस का क्रॉस है, गधा और घोड़ी का क्रॉस है। गधा है इसमें मेल है और घोड़ी है वो फीमेल है, इन दोनों का क्रॉस है। और हिन्नी है वो घोड़े और गधी का क्रॉस है, घोड़ा और गधी का क्रॉस है। ये अपन ने जो लिखा था वो इंटरचेंज कर लिया था, तो एक बार इसको आप करेक्शन करके ठीक कर लेना। ओके, क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं, इस तरह की कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो बच्चों एक बार आप जो है वो वापस से पूछ लिया करो, ताकि हो सकता है मेरे से कई बार गलती हो जाए, मान लो बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि इधर भी ध्यान रहता है, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो इस कारण कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग जो है वो रीचेक कर लिया कीजिए एक बार। हाँ, अब अपन बात करते हैं अपनी भेड़ की नस्लों के बारे में। भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं, कहाँ तक पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, भारत में मान्यता प्राप्त कितनी है, क्या क्या इनके बारे में जनरल चीजें हैं, वो सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने जो है वो इससे पहले कौन कौन से पशुओं की नस्लें पढ़ चुके हैं अपन, तो इससे पहले अपन गाय है, भैंस है, बकरी है, इन तीनों पशुओं की नस्लें पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपन भेड़ की नस्लों के बारे में। भेड़ की नस्लें हैं, इसके बारे में पढ़ने से पहले इसकी जनरल चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला बात करते हैं इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है। भेड़ का है वो जूलॉजिकल नेम क्या होता है। गाय का जूलॉजिकल नेम देखा था अपन ने, बॉस इंडिकस। भैंस का बुबेलिस बुबेलिस, बकरी का कपरा हिरकस। जो भेड़ होती है उसका ओविसेरिस होता है। भेड़ का साइंटिफिक नेम है वो ओविसेरिस आता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, कितनी इसकी जो है वो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, तो 54 इसमें गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। मैम आप पर कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है क्या? जो है वो सुपरवाइजर के लिए और सबके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऐप पे। सुबह 6 बजे एग्जाम होता है, 5 मिनट का एग्जाम है, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, उसका सिलेबस भी दिया हुआ है कि किस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है। उसको पढ़कर आप जो है उसमें अगर फर्स्ट रैंक लेके आते हो तो आपको चाहे कोई भी कोर्स चाहिए, आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का चाहिए, चाहे जेट, आईसीआर, बीएचयू, 12th 11, किसी का भी कोर्स चाहिए, वो आपको फ्री में मिलता है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सुबह 6 बजे आपको जगना पड़ेगा, 5 मिनट का ये टाइम है, आपको देना पड़ेगा टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसके बारे में अदर जो है वो अदर कैरेक्टर्स की। कुल क्या होता है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चारों पशुओं का कुल क्या होता है, बोविडी होता है। तो चारों के अंदर एक ही चीज याद रखनी है, काऊ, बफेलो, शिप एंड गोट, चारों का कुल क्या है, बोविडी है। अब बात करते हैं इसके अदर जनरल पॉइंट्स के बारे में। तो इसके बारे में एक जनरल पॉइंट आता है, इसका अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बारे में आता है, ये जो अनुसंधान संस्थान है शॉर्ट में से कहते हैं CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अविका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थित है। कहां पर है? स्पेशली जगह है अविका नगर और मालपुरा के अंदर आता है, और मालपुरा आता है टोंक के अंदर, टोंक राजस्थान में आता है। तो राजस्थान टोंक के अंदर ये अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से 2 संकर नस्लें भी डेवलप की गई हैं, अविवस्त्र और अविकालीन। आगे अपन उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं इसके अदर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, भेड़ के बारे में। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहां पर स्थित है? ऊन मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर, राजस्थान के अंदर ये स्थित है। तो याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर, राजस्थान में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला और कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जो राजस्थान है उसे भेड़ों का घर कहा जाता है। अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में भेड़ पाए जाने के कारण इसे राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है, भेड़ों का घर कहते हैं। अब अपन ने देखा था भैंस का अदर नेम देखा था, उसे ब्लैक डायमंड कहते हैं। इसके अलावा बकरी है, उसे वनस्पति का शत्रु है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज है, डबल ATM है, इन सब नामों से जाना जाता है। लेकिन भेड़ को किस नाम से जानते हैं? तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो एक दिन आपके एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें अपन ने देखा था भेड़ को जो है वो क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। तो उस टाइम बताया था मैंने आपको, याद होगा आप सभी को, भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पैरासाइट्स ऑफ म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके शरीर पर बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं। और परजीवी कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि ये रेगिस्तान में रहती है, रेगिस्तान में रहती है तो पूंछ है वो लंबी पाई जाती है, जिसके कारण इसके पूंछ के थ्रू जो है वो पूरे शरीर पर, बॉडी पर परजीवी चिपक जाते हैं, प्रोटोजोआ संक्रमण हो जाता है। उसके बाद जो है इसके अंदर संक्रमण होने के कारण क्या होता है? परजीवियों के संक्रमण होने के कारण उसके पूरे शरीर पर परजीवी हो जाते हैं। इसी के कारण से परजीवियों का म्यूजियम कहा गया है। और उससे जो है बचने के लिए क्या किया जाता है? परजीवियों के प्रकोप से बचने के लिए इसमें क्या करते हैं? पूंछ काटी जाती है। उस पूंछ काटने को क्या कहते हैं? अपन पढ़ चुके हैं। टेल कटिंग करना क्या कहलाता है? डोकिंग कहलाता है। 7 से 15 दिन की आयु में भेड़ों के अंदर डोकिंग क्रिया की जाती है। तो ये अपने आता है भेड़ों का, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुकेश अजमेर से बोल रहे हैं। नीतीश है, नाइस क्लास, थैंक यू डियर। मानुषी है फ्रॉम दिल्ली इंडिया, ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। निकिता उपनाम है, हाँ उपनाम है ये इसका। अब नेक्स्ट अपन और इसके कैरेक्टर देखते हैं और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होती हैं। तो इसके अंदर देखें कि भारत में कितनी ब्रीड्स पाई जाती हैं। भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी ब्रीड्स हैं जो इसकी शिप की पाई जाती हैं? तो 44 पाई जाती है। सबसे पहले अपन ने काऊ की देखा था, वो 50 ब्रीड थी रजिस्टर्ड ब्रीड। और भैंस की अपन ने देखी थी 17 ब्रीड थी। बकरी की अपन ने देखी 34 ब्रीड आती हैं। और जो भेड़ है उसकी 44 नस्लें आती है। और किस संस्थान के द्वारा ये जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है? NBAGR करनाल के द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है। एक संस्था है जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहलाता है। इसके अनुसार हर जो ब्रीड है उनकी रजिस्टर्ड ब्रीड है उनको डेवलप किया जाता है, उनको हर साल अपडेट किया जाता है। इतनी नस्लें रजिस्टर्ड हैं। बाकी अदर नस्लें हैं वो लोकल नस्लें होती हैं। अब बात करते हैं और अदर जनरल पॉइंट्स के बारे में। भेड़ के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं। जनरल पॉइंट जैसे कुछ ब्रीड्स हैं वो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे बात करते हैं अपन भेड़ की जो है वो विश्व में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट शिप कौन सी होती है? विश्व में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो सबसे बड़ी नस्ल आती है लिंकॉलन। कौन सी आती है? लिंकॉलन। इसको लिंकॉलन भी कहा जाता है और लिंकॉलन ऐसे नाम भी लिखा जाता है। इंग्लिश और हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, बाकी लिंकॉलन ही होता है। और ये इंग्लैंड की नस्ल है। कैसी दिखाई देती है? आगे अपन ब्रीड्स की सारी इमेजेस देखेंगे तो उसमें आएगी, तो मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगी। अभी कुछ पॉइंट्स जो जनरल हैं वो ही देख रहे हैं अपन। इसके बाद अपन बात करते हैं भारत में सबसे ऊंची ब्रीड कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है इस भेड़ की? भारत में सबसे ऊंची नस्ल, तो भारत में सबसे ऊंची नस्ल है वो कौन सी है? नेलोरी आती है। कौन सी आती है? नेलोरी जो है वो सबसे ऊंची नस्ल है। जो दक्षिण पठारी क्षेत्र की नस्ल आती है ये सबसे ऊंची होती है, हाइट में सबसे ज्यादा होती है। फोटो भी देखेंगे आगे अपन इस नस्ल की। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात करते हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, जिनके फर्स्ट क्लास है बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें और इसका जो है वो बेनिफिट ले सकें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों इसको। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, अदर और कैरेक्टर क्या क्या होती है और क्या क्या इसके बारे में स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे ऊंची नस्ल तो नेलोरी हो गई। भारत में मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है? मटन है वो किसको कहते हैं? भेड़ का मांस है वो मटन कहलाता है। बकरी का मांस है वो चैवन कहलाता है। और मुर्गी का मांस है वो चिकन कहलाता है। गाय का मांस बीफ है। भैंस का मांस बफन कहलाता है। तो भारत में मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल आती है डेकनी। मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है डेकनी। ये दो नस्ल है जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्पज से जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे लंबे कानों वाली भेड़ कौन सी है? सबसे लंबे कानों वाली भेड़, लंबे कानों वाली भेड़ कौन सी होती है? सबसे लंबे कान कौन सी नस्ल के होते हैं? कानों वाली नस्ल है ये आती है लोही। कौन सी आती है? लोही। लोही नस्ल है वो पाकिस्तानी नस्ल है। पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर एरिया पर ये पाई जाती है। जो सबसे लंबे कानों वाली भी आती है, कई बार सबसे लंबी भी आती है, शरीर में भी लंबे आकार की होती है। वो नस्ल कौन सी होती है? ये लोही पाकिस्तानी नस्ल होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं अदर ब्रीड्स के बारे में, जैसे मगरा आती है। मगरा नस्ल है, कोई विशेष इसकी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं आती है। ये कहां पर पाई जाती है? तो बीकानेर है,
चूरू है और नागौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आते हैं, राजस्थान के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं अपन, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये फोटो दिखाई दे रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो नस्ल आती है ये क्या है, क्लोन द्वारा तैयार प्रथम भेड़ है। कौन सी है, क्लोन द्वारा तैयार प्रथम भेड़ है। ये कौन सी होती है, प्रथम भेड़ क्लोन द्वारा तैयार, जिसका क्या नाम दिया गया है, डोली नाम दिया गया। कौन है ये, डोली है, जो कि डॉक्टर इयान विल्मट के द्वारा डेवलप की गई है। डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा डेवलप की गई है। इयान विल्मुट के द्वारा ये जो है वो डेवलप किया गया है। फिर अपन देखते हैं इसका जो है वो जन्म कब हुआ था, तो 5 जुलाई 1996 को इसका बर्थ हुआ था। जन्म है इसका 5 जुलाई 1996। इतना ही जानकारी अपने लिए इसके बारे में सफिशिएंट है। इतना याद रखें, क्लोन द्वारा तैयार प्रथम भेड़ कौन सी थी, डोली थी। किसके द्वारा डेवलप की गई, डॉक्टर इयान विल्मट के द्वारा। 5 जुलाई 1996 में इसका जन्म हुआ था। और कैसी दिखाई देती है, ये फोटो में आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके की डोली भेड़ होती है। ये इनके बारे में जो भेड़ें होती हैं उनके बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो अपन ने देख लिए हैं। अब अपन बात करते हैं, इन सब के देखने के बाद अपन देखते हैं कि जो भेड़ें होती हैं वो कैसे, किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है, देसी विदेशी या फिर अलग आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनके वर्गीकरण के बारे में अपन देखें तो भेड़ों का वर्गीकरण जो है वो वातावरण के आधार पर किया गया। वातावरण के आधार पर वर्गीकरण है वो इसका राइट नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, राइट वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। राइट वैज्ञानिक ने जो है वो इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर स्थान, वातावरण कैसा है, जैसे शुष्क वातावरण है, अर्ध शुष्क वातावरण है, इसके अलावा पठारी क्षेत्र है, इसके अलावा जो है वो हिमालयी रीजन है। तो उसके आधार पर, वातावरण के आधार पर इनको, हाँ, रोजलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। बस वैसे इतना याद रखें, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, फिर भी याद रखें। तो रोजलिन इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये डेवलप की गई थी। रोजलिन इंस्टीट्यूट, रोजलिन इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ये डेवलप की गई थी, जो कि न्यूजीलैंड में है। पता है, मैंने बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है, जैसे ये मरी कब थी, इसके कितने बच्चे थे, कैसे इसको डेवलप किया गया था, इतनी ज्यादा जानकारी अपने जरूरी नहीं है, इतना ही याद रखें अपन, अपने लिए सफिशिएंट है। अब बात करें इस वातावरण के आधार पर वर्गीकरण की, तो 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया, अलग अलग तरीके से। सभी 44 नस्लों के तो नाम अपन नहीं देखेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट नस्लें हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ नाम भी लिख देती हूँ। सारी नस्लों के नाम अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, पहला कैटेगराइजेशन किया गया था, वो कौन सी नस्लें आती थी, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में आने वाली। कौन सी, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में आने वाली, हिमालय क्षेत्र की नस्लें। तो पहला वर्गीकरण आता है उत्तर हिमालयी क्षेत्र। उत्तर हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन से स्थान आते हैं, तो ऊपर वाला हिमालय एरिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है और उत्तराखंड का पहाड़ी एरिया है, वो इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर अपन देखें कहां कहां पर है उत्तरी हिमालय क्षेत्र, तो इसमें आता है कश्मीर, कौन सा एरिया आता है, कश्मीर आता है, इसके अलावा उत्तराखंड आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। उत्तराखंड व हिमाचल का पहाड़ी क्षेत्र, आता है उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में। अब नस्लें कौन कौन सी आती है, वैसे तो बहुत सारी नस्लें हैं, 44 नस्लें हैं, उनमें से कई ऐसी नस्लें हैं जो उत्तरी क्षेत्र में आती हैं, लेकिन कुछ ब्रीड्स के अपन नाम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट आती हैं, जिसके अंदर नाम अपन देखें तो फर्स्ट आती है गुरेज, सेकंड आती है गद्दी, इसके अलावा आती है भक्करवाल और रामपुर बुसैर। ये चारों ब्रीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गद्दी और भक्करवाल किस पशु की नस्लें हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है आपको, गद्दी, गुरेज, भक्करवाल, रामपुर बुसैर, ये किसकी प्रमुख नस्लें हैं, भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। इस तरीके से आसानी से आप इनको याद रखना है। फिर बात करते हैं सेकंड, इसकी सेकंड जो आता है नेक्स्ट है वो आता है जो पश्चिम का क्षेत्र आता है, जिसके अंदर पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क भी आता है और अर्ध शुष्क भी आता है। तो पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है
इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आते हैं, तो इसमें राजस्थान है, इसके अलावा जो है वो गुजरात है, एमपी है, यूपी है, ये एरिया आते हैं जहां पर मुख्य रूप से ये जो नस्लें हैं वो इस एरिया के अंदर आती हैं, जिनमें कहां पर कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो इनमें से मोस्टली ब्रीड हैं वो राजस्थानी ब्रीड हैं। राजस्थान के अंदर तो स्पेशली ये आता है, राजस्थान इस एरिया में आता है। इसी के साथ में अपन देखें गुजरात है, इसके अलावा हरियाणा है, बस इन्हीं क्षेत्र की नस्लें हैं जो भेड़ की नस्लें आती है प्रमुख रूप से। तो अपन इन 3 के ही देखेंगे, बाकी अदर इसके अंदर और एरिया भी आते हैं, जैसे पंजाब है, गुजरात है, ये भी एरिया आता है, लेकिन मुख्य रूप से जो नस्लें पाई जाती हैं वो यहाँ पर आती है। बकरियों में हो रहा है। चलिए अब अपन देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं, तो अपने आने वाली सभी तरह की ब्रीड्स, जैसे चोखला है, इसके अलावा मारवाड़ी है, चोखला है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, सोनाड़ी है, इसके अलावा सोनाड़ी है, मालपुरा है, मगरा है, नाली है, मालपुरा है, मगरा है, नाली है, बीकानेरी है, नाली है, बीकानेरी ब्रीड आती है। इसके अलावा इसके अंदर और कई तरह की ब्रीड्स आती हैं, और इसी के साथ साथ में जो संकर नस्लें हैं, अवी वस्त्र और अविकालीन, ये भी कहां से डेवलप की गई हैं, राजस्थान से ही डेवलप की गई हैं। इस कारण कौन से एरिया में आते हैं, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इतना चीज अपने को इन सब के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला जो थर्ड आता है वो आता है, इसके अंदर जो एरिया आता है वो दक्षिण पठारी क्षेत्र आता है। कौन सा आता है, दक्षिण पठारी क्षेत्र आता है। पठारी एरिया है, दक्षिण के अंदर कैसा, कौन सा एरिया के अंदर ये जो नस्लें पाई जाती हैं, तो देखिए इसके अंदर दक्षिण पठारी क्षेत्र में नीलगिरी पहाड़ियों से विंध्याचल की पहाड़ियों तक, पहाड़ियों से विंध्याचल पर्वत तक, विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, इसमें आने वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इस तरह के क्षेत्र हैं, वो किस में आते हैं, दक्षिण पठारी क्षेत्र में आते हैं। इसमें आने वाली प्रमुख नस्लें हैं वो मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए फेमस होती हैं, जिसके अंदर अपन बात करें तो डेक्कनी है, मटन के लिए सर्वोत्तम है, नेलोरी है, सबसे ऊंची नस्ल है, डेक्कनी, नेलोरी, रायनद, हसन, कोयम्बटूर, मंडिया, ट्रिची ब्लैक है। इस तरह की कुछ प्रमुख नस्लें हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं, जिनके नाम अपने को ऐसे याद रखने हैं, डेक्कनी, नेलोरी, बेलारी, हसन, रायनद, बेलारी नहीं आई, बेलारी, हसन है, रायनद है, ट्रिची ब्लैक है, कोयम्बटूर है, मंडिया है, ये सभी तरह की नस्लें दक्षिण पठारी क्षेत्र में आती हैं। अब अपन बात करते हैं, कराकुल है वो मध्य एशिया की नस्ल है, जो इराक, ईरान, अफगानिस्तान में पाई जाती है, वो इसके अंदर नहीं आती है। ये अपन भेड़ों की जो है वो भारतीय नस्लों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो एरिया आता है वो आता है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन सा एरिया आता है, बिहार क्षेत्र आता है। बिहार के अंदर ये नस्लें पाई जाती हैं, जिनके नाम, कुछ के नाम अपन देखें तो उनमें कुछ प्रमुख नस्लें आती है, छोटा नागपुरी है, छोटा नागपुरी और शाहाबादी, ये प्रमुख नस्लें हैं जो मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती हैं, पूर्वी क्षेत्र, बिहार की नस्लें हैं। तो इतना अपने को इसके बारे में याद रखना है। बीकानेरी नस्ल है, हाँ बीकानेरी नस्ल नाम नहीं आएगा, ये आ रहा, बीकानेरी नस्ल को ही पुग्गल के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपने आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या नाम से जाना जाता है। ये अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया है कि इस तरीके से यहाँ पर ये नस्लें पाई जाती हैं। वातावरण के आधार पर इनको राइट नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है इनको क्लासिफाइड किया गया था। अब अपन डिस्कस करते हैं, इनके अलावा कुछ अदर ब्रीड्स भी आती हैं। अदर ब्रीड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे बात करते हैं अपन देसी नस्लें तो अपन ने प्रमुख देख ली, विदेशी नस्लों में ज्यादा कुछ नस्लें तो नहीं आती हैं। 2 ही नस्लें हैं जिनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो आती है मैरिनो नस्ल है वो स्पेन की है, दूसरी आती है कराकुल। इसके अलावा ये 2 ही नस्लें हैं जिनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। मैरिनो स्पेन की नस्ल है, कराकुल है वो मध्य एशिया की नस्ल है।
इसी के अलावा, इसके अलावा कई अलग तरह की नस्लें आती है, कई बार उनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे लिंकॉलन है, वो इंग्लैंड की नस्ल है, अभी अपन ने देखा वो सबसे बड़े आकार की नस्ल होती है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी आकार की नस्ल है लिंकॉलन। इसी के साथ में जैसे डोरसेट आती है, डोरसेट आती है, इसी के साथ में रैम्बुलेट ब्रीड आती है, रैम्बुलेट आती है। इसी के अलावा इसके अंदर जो है वो और नस्ल आती है, सफोल्क आती है, सफोल्क। ये जो नस्लें हैं वो कहाँ की ब्रीड है? ये विदेशी नस्लें हैं, अलग अलग नस्लें हैं जिनके ओरिजिन प्लेस अलग अलग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से मैरिनो स्पेन में पाई जाती है, कराकुल है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, लिंकॉलन है वो इंग्लैंड में पाई जाती है। इसके साथ में डोरसेट और जो सफोल्क है वो भी इंग्लैंड की नस्लें हैं। तो देखिए इसके अंदर लिख लीजिए नाम, कहाँ कहाँ की है। लिंकॉलन है वो भी इंग्लैंड की है, इसके अलावा डोरसेट और सफोल्क है वो भी इंग्लैंड की नस्लें हैं, इंग्लैंड की ही ब्रीड है ये भी, डोरसेट भी इंग्लैंड की है। इसके अलावा है रैम्बुलेट है, ये फ्रांस की नस्ल है। और एक और आती है कोरीडेल, कोरीडेल है वो न्यूजीलैंड की है। तो अधिकतर सारी तरह की जो मुख्य ब्रीड्स हैं विदेशी नस्लों में भी, वो भी मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसके अलावा कोई ही एक ऐसी ब्रीड होगी जो इसके अंदर नहीं अपन ने देखी है। मेल का वेट 90 किलोग्राम, फीमेल का आगे देखेंगे बेटा अपन। सारी तरह की जो ब्रीड्स अपने डिटेल में सिलेबस में है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आने वाला है। इनमें से भारत की कोई भी नहीं है। भारतीय नस्लें जो अपन ने लास्ट ये क्लासिफिकेशन देखा, इसमें ये सारी भारतीय नस्लें हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से जो कोर्स में आती हैं वो पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क की क्षेत्र की नस्लें हैं। वही सबसे ज्यादा बेस्ट होती हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट वुल प्रोडक्शन वाली ब्रीड्स होती हैं। और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन है वो मैरिनो ब्रीड से होता है। कितना होता है, क्या क्या कैरेक्टर्स होती है, वो आगे अपन देखने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के लिए अपन सबसे पहली ब्रीड है, डिटेल में डिस्कस करते हैं, मैरिनो। मैरिनो को डिस्कस करने से पहले जो बच्चे इस क्लास में नए हैं, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, वो बच्चे जो पीछे वाली क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। उनके अंदर अपना सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स चल रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। इसके अलावा आने वाला जो बचा हुआ सिलेबस है वो आने वाले अदर क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो क्लास में तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। अब अपन बात करते हैं मैरिनो के बारे में। मैरिनो कहाँ पर पाई जाती है, क्या क्या इसकी कैरेक्टर्स होती है, तो देखिए इसके बारे में। मैरिनो जो नस्ल है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ये कहाँ की नस्ल है, स्पेन में पाई जाती है। कहाँ की है, स्पेन की नस्ल है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरिनो कहाँ की नस्ल है, स्पेन की नस्ल है। देखते हैं बच्चे, कितने बच्चे आ रहे हैं क्लास के अंदर। हाँ बच्चों देखो, आप लोग 400 बच्चे लाइव हो क्लास में, लेकिन कमेंट्स तो आपके 250 ही आ रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा? कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्लास में तो हैं, अच्छा लग रहा है तो बच्चों जो है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। चलो मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए इसको, अपने जो क्लास है उसको लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए। हाँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 258, बहुत अच्छा। जब पूरे जितने बच्चे हैं उतने लाइक आ जाएंगे तब मैं क्लास को आगे स्टार्ट करूंगी। जल्दी से लाइक कर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ 250 से ऊपर पहुंच गए हैं, जल्दी कीजिए, लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए क्लास को। हाँ देखते हैं, अब अपन देखते हैं इसके बारे में, मैरिनो के बारे में। ये पाइक तो स्पेन में जाती है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, वितरण स्थान कहाँ पर माना जाता है, तो राजस्थान के अंदर भी इस नस्ल को जो है वो संकरण के लिए पाला जाता है, अधिक ऊन उत्पादन के लिए पाला जा सकता है आसानी से। राजस्थान के टोंक है, जयपुर है और सीकर जिलों में इस नस्ल को मुख्य रूप से पाला जाता है। राजस्थान में यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है, संकरण के लिए पाली जाती है। जय जवान जय किसान। अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कीजिए बच्चों। मैम मैं लखीमपुर से, अजमेर से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लखीमपुर मैम आप रोज पढ़ाया करो। रोज पढ़ाती हूँ मैं, सिर्फ संडे को ही नहीं आई थी, इसके अलावा तो मेरी कंटिन्यू क्लासेस हो रही है। हाँ चलिए देखते हैं अब अपन। यूपी से, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ भीलवाड़ा से नर्म घुमावदार सिंह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पहले से पढ़ के आए हैं आप, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास। चलिए अब देखते हैं
मैम त्रिकोण आकार भदावरी का होता है, सूरती में लिखा है। सूरती में तो मैंने नहीं लिखा है ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं। हाँ, इसके अंदर देखते हैं कैरेक्टर्स क्या होती है, स्पेशल कैरेक्टर क्या होती है मैरिनो नस्ल की। तो देखिए मैरिनो नस्ल में ये तो मेल एनिमल है और ये है फीमेल है, दोनों के अंदर अलग अलग कैरेक्टर होती है। जो कॉमन कैरेक्टर है वो अपन देख लेते हैं सबसे पहले। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी होती है, तो मैरिनो नस्ल है, वो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक नस्ल होती है। वर्ल्ड की 80% ऊन है वो इस मैरिनो नस्ल से और इसके क्रॉस से तैयार की गई ब्रीड से प्राप्त की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, विश्व की 80% ऊन, 80% ऊन इस नस्ल से और इसकी संकर नस्लों से और संकर नस्लों से प्राप्त की जाती है, नस्लों से प्राप्त की जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं सबसे ज्यादा होने के साथ साथ इसकी ऊन की क्वालिटी भी सबसे बेस्ट होती है। तो सर्वोत्तम कोमल ऊन होती है। ये तो बात हो गई इसके ऊन से रिलेटेड। फिर बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टर क्या होती है। तो इसका पूरा शरीर, पूरा मुंह से लेकर खुरों तक पूरे शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। तो मुंह से खुर तक, मुंह से खुर तक संपूर्ण शरीर बालों से ढका हुआ, संपूर्ण शरीर बालों से ढका हुआ, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर होती है। पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इसी के साथ में अपन देखें और क्या कैरेक्टर दिखाई दे रही है। तो इसके देखो यहाँ पर गर्दन व कंधों पर झुर्रियां व सलवटें पाई जा रही है। इस तरीके से रिंकल्स और फोल्ड्स पाए जा रहे हैं जो इसकी स्पेशल कैरेक्टर होती हैं। तो इसकी गर्दन व कंधों पर, गर्दन व कंधों पर झुर्रियां व सलवटें, गर्दन व कंधों पर झुर्रियां व सलवटें पाई जाती हैं, ये भी स्पेशल कैरेक्टर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, इस नस्ल के नर में तो देखो ऐसे लंबे घुमावदार सींग पाए जा रहे हैं, जबकि मादा में सींग पाए ही नहीं जाते, ये हॉर्नलेस होती है। तो स्पेशल, ये ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अंदर, मादा के अंदर हॉर्न नहीं पाए जाते हैं, सींग रहित होती है, जबकि नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। तो लिखिए नर में घुमावदार सींग, नर में घुमावदार सींग वह मादा सींग रहित, मादा सींग रहित होती है। ये स्पेशल कैरेक्टर होती है इस मैरिनो नस्ल की। अब बात करते हैं इससे प्रोडक्शन कितना होता है। इससे दूध उत्पादन नहीं होता है, ऊन, इससे ऊन उत्पादन होता है। भेड़ की नस्लों में अपन मुख्य रूप से प्रोडक्शन जो देखेंगे वो वुल प्रोडक्शन देखेंगे। वुल प्रोडक्शन है वो इस नस्ल का कितना होता है ऊन उत्पादन। तो नर को और मादा दोनों का अलग अलग होता है। नर का ऊन उत्पादन है वो 10 से 14 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है और मादा नस्ल का जो है वो 7 से 9 किलोग्राम ऊन उत्पादन पर ईयर, प्रति वर्ष ऊन उत्पादन पाया जाता है। एवरेज की अपन बात करें तो लगभग 10-11 किलोग्राम है वो इनका, दोनों का जो है वो एवरेज देखा जाए, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाए नर और मादा पशु का। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो ऑप्शन आपके रेंज में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। सुपरवाइजर का सब्जेक्ट कितने में मिल रहा है, सुपरवाइजर के सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में देख चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करना, क्लास खत्म होने के बाद तो उसमें आपकी डिटेल आ जाएगी। ये आपको मैरिनी के बारे में स्पेशल चीजें याद रखनी है। अब अगला अपन बात करते हैं चोकला नस्ल की। चोकला नस्ल है, इसकी क्या स्पेशल कैरेक्टर होती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए चोकला नस्ल को छापर और शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन प्लेस की इसके बात करते हैं तो ये शेखावाटी रीजन में पाई जाती है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिनमें से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले आते हैं। वहां पर ये मुख्य रूप से भेड़ की शेखावाटी नस्ल पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे शेखावटी और छापर के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें इसका वितरण स्थान क्या है, तो वैसे तो वितरण स्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राजस्थान की नस्ल राजस्थान में ही पाई जा रही है, तो कोई ज्यादा स्पेशल बात नहीं है। फिर भी अपन देख लें तो जोधपुर, बीकानेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। जोधपुर, नागौर और बीकानेर में ये पाई जाती है, जो इसके वितरण स्थान की है। अब बात करते हैं इसकी स्पेशल कैरेक्टर क्या होती हैं। तो इस नस्ल को जो है वो राजस्थान या भारत की मैरिनो कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन है वो इस चोकला नस्ल से प्राप्त की जाती है। इसी के कारण इसे राजस्थान या भारत की मैरिनो कहा जाता है। भारत या राजस्थान की मैरिनो कहते हैं।
कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान और भारत की मैरिनो कौन सी नस्ल है? छापर के नाम से किसे जाना जाता है? शेखावटी नाम से कौन सी ब्रीड फेमस होती है? ये सारी जानकारी इसमें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या कैरेक्टर होती है। तो इस नस्ल का रंग कैसा होता है? देखने पर दिखाई दे रहा है सफेद होता है, रंग सफेद होता है, लेकिन चेहरा गहरा भूरा होता है, चेहरा गहरा भूरा पाया जाता है। ये पहली कैरेक्टर हो गई। दूसरी कैरेक्टर की अपन बात करें, इसका शरीर है वो वर्गाकार होता है, स्क्वायर शेप का होता है। तो शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार, शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार, मध्यम आकार का वर्गाकार दिखाई देता है। ये भी स्पेशल कैरेक्टर होती है। इसके बाद इसमें एक और स्पेशल कैरेक्टर आती है। इस नस्ल के मेमने हैं वो कम दूध मिलने के कारण कमजोर होते हैं। मेमनों में मृत्यु दर अधिक पाई जाती है, कम दूध मिलने के कारण कमजोर होते हैं, इनके कारण इसमें मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? कम दूध मिलने का कारण, इसी के कारण कमजोर होते हैं, जिसके कारण इसमें मृत्यु दर ज्यादा पाई जाती है। तो ये हो गई चोकला नस्ल की स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा और अपन कैरेक्टर देखते हैं तो इस नस्ल की और क्या विशेषता पाई जाती है। इसमें जो है, जो जमुनापारी नस्ल होती है उसी की जैसे कैरेक्टर होती है। इसकी नाक है वो रोमन नाक पाई जाती है, रोमन नाक। वह चेहरा ऊन रहित होता है, वह चेहरा ऊन रहित होता है। और इसकी ऊन को साल में 2 बार काटा जाता है, ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। वो तो सभी नस्लों में जो भी राजस्थानी ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर मोस्टली 2 बार ही काटते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या होता है, धूप ज्यादा पड़ती है और ज्यादा टाइम तक अगर नहीं काटेंगे तो क्या हो जाता है, उनके अंदर ऊन है वो पीली पड़ जाती है, जिसके लिए उनकी ऊन को साल में 2 बार काटा जाता है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो ऊन साल में 2 बार काट ली, इसके ये कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी ऊन से बनाया क्या जाता है। अब अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है तो इसकी ऊन है वो महीन मध्यम क्वालिटी की ऊन, महीन मध्यम से उत्तम किस्म की, महीन मध्यम से उत्तम किस्म की, उत्तम क्वालिटी की इसकी ऊन पाई जाती है। इसकी ऊन से क्या क्या बनते हैं? तो ऊन से कालीन बनता है, लोई बनती है जो ओढ़ने की कंबल होती है, सॉफ्ट कंबल। इसके अलावा जर्सी है आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसके अलावा इस नस्ल का उत्पादन कितना है? तो वुल प्रोडक्शन की बात करें तो 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष इस नस्ल का ऊन उत्पादन पाया जाता है। जबकि अपन ने मैरिनो का देखा उसका तो 10 से 14 किलोग्राम था, उससे कितना ही कम उत्पादन इसका है, लेकिन फिर भी इसे राजस्थान या भारत की मैरिनो कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा इसका ऊन उत्पादन होता है। चलिए, ऐप तो देखती ही नहीं हो, अर्जुन सिंह कह रहे हैं मैम मैं आपका रोज स्टेटस डालता हूँ, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता आपके, शायद मेरे पास नंबर सेव नहीं है। हाँ मैडम, वो कौन सी नस्ल है जिसकी ऊन 3 बार काटी जाती है? और अभी अपन देखेंगे 3 बार, ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है किसकी ऊन 3 बार काटते, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं है। मुख्य रूप से जो है वो 2 बार ऊन काटी जाती है। कारण मैंने आपको बता दिया, बाकी अदर ब्रीड्स की तो ऊन उत्पादन इससे कम ही होता है, तो उनकी ऊन 3 बार काटने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार जो है वो सफिशियंट होता है इनके लिए। अब बात करते हैं कराकुल नस्ल के बारे में। कराकुल नस्ल का उसका ओरिजिन प्लेस है मध्य एशिया। कहां पर पाई जाती है? मध्य एशिया के अंदर इराक, ईरान और अफगानिस्तान में पाई जाती है। इराक, ईरान और अफगानिस्तान इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, वहां पर मुख्य रूप से ये पाई जाती है। फिर बात करते हैं इसकी स्पेशल कैरेक्टर की, क्या स्पेशल कैरेक्टर इसकी पाई जाती हैं? तो ये नस्ल है वो मुख्य रूप से किसके लिए पाली जाती है? पेल्ट के लिए पाली जाती है। तो इसका मुख्य रूप से पेल्ट हेतु प्रसिद्ध नस्ल, पेल्ट हेतु प्रसिद्ध नस्ल होती है। अब पेल्ट किसको कहा जाता है? इस नस्ल में क्या किया जाता है? तो इस नस्ल के मेमने हैं उनसे कम उम्र में मारकर उनकी घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है और उसे ही क्या कहा जाता है? पेल्ट कहा जाता है। तो पेल्ट क्या है? कराकुल नस्ल के मेमनों को कम उम्र में मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त करना, ऊन वाली खाल प्राप्त करना।
क्यों करी जाती है? खाल प्राप्त घुंघराली ऊन वाली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इस तरीके से कर्ली वूल पाई जाती है। देखो ये बड़े आकार की एडल्ट शिप है और ये है वो छोटा शिप है जिसके अंदर इस तरीके से कर्ली वूल पाई जाती है। इसकी ऊन बहुत ही सॉफ्ट होती है जिससे सर्दियों के महंगे वस्त्र और टोपी बनाए जाते हैं। क्या उपयोग होता है? टोपी व सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाने में, टोपी व सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के कारण इसकी ऊन को प्राप्त किया जाता है और इसकी ऊन को पेल्ट कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 12th बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे फिर एग्रीकल्चर में जेट का एग्जाम हो, चाहे सुपरवाइजर का एग्जाम हो, चाहे फिर BHU का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेल्ट के लिए फेमस ब्रीड कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? कराकुल नस्ल होती है। जब इसके मेमनों को मार देंगे तो अपने को ये कर्ली वुल तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसका और क्या यूज हो सकता है? तो उसके मांस का उपयोग भी किया जाता है। तो सेकंड यूज क्या हो गया? मांस हेतु उपयुक्त नस्ल हो गई या मांस हेतु उपयोगी नस्ल हो गई। तो ये ब्रीड हो गई अपने कराकुल नस्ल है। ये इसके एडल्ट शिप ऐसे होती है इसकी वुल, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ऐसी कर्ली जो है वो वुल पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं, कह रहे हैं 403 वॉचिंग है और 417 लाइक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो चैनल है इसको इतना अच्छा और इतना बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपके लिए यही बेनिफिट मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मैं लंबे टाइम तक आप लोगों के लिए जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आती रहूंगी। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपन बात करते हैं। नाम नहीं आया है मैम, सुनील है, सुनील बोल रहे हैं मैम मेरा नाम नहीं आया है। बच्चों मैं कोशिश करती हूँ कि सबका नाम लूं, फिर भी किसी का छूट जाता है तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, दोबारा से आ जाएगा आपका नाम। अब बात करते हैं मालपुरा नस्ल के बारे में। मालपुरा नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? क्या इसकी स्पेशल कैरेक्टर होती है? किन कैरेक्टर्स के कारण इसको जाना जाता है? तो देखिए मालपुरा नस्ल है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, ओरिजिन प्लेस है वो मालपुरा, इसके आसपास का एरिया है। तो वो मालपुरा कहाँ पर आता है? टोंक में आता है। तो टोंक है, जयपुर है, सवाई माधोपुर, इसके आसपास के एरिया है जो राजस्थान के अंदर है। ये सारी अधिकतर ब्रीड्स है वो राजस्थानी ब्रीड्स हैं। टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी और अजमेर, इन सब जिलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब यहाँ पर मैदानी एरिया भी है, पहाड़ी एरिया भी है। तो अपन क्या कह सकते हैं कैरेक्टर में? मैदानी एवं पहाड़ी भागों में ये पाई जाती है। तो विशेषताएं आती है मैदानी एवं पहाड़ी भागों में पाई जाती है। मैदानी एवं पहाड़ी भागों में पाई जाती है। ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर होगी। दूसरी इसकी क्या कैरेक्टर होती है? इस नस्ल को मुख्यतः मांस हेतु पाला जाता है, मांस हेतु उपयुक्त होती है। साथ में ही ऊन उत्पादन भी होता है और ऊन जो है इसकी मोटी व निम्न श्रेणी की ऊन होती है। ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है और मोटी व निम्न श्रेणी की ऊन से क्या बनाए जाते हैं? नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। इसकी ऊन से क्या बनते हैं? ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन नमदे, गलीचे, कारपेट और कालीन के बारे में। तो इनके बारे में डिफरेंस आपको बता देती हूं मैं। कालीन और कारपेट होते हैं वो सॉफ्ट ऊन के बनाए जाते हैं। ऐसे पशु जिनकी ऊन बिल्कुल सॉफ्ट, महीन क्वालिटी की, मीडियम क्वालिटी की होती है, उनसे क्या बनाए जाते हैं? उनसे कालीन और कारपेट बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो अल्लादीन वाला चैनल आता है, वो अल्लादीन वाला सीरियल आता है, उसमें अल्लादीन का चिराग, उसमें जो उड़ता है, उस अल्लादीन जिस कालीन पर उड़ता है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है, एकदम वेलवेट जैसी दिखाई देती है। तो वो सॉफ्ट क्वालिटी की ऊन से जो उड़ता है वो क्या है? उसका कालीन है। इसी तरीके से जो है वो कारपेट होता है, वो अलग अलग शेप का होता है और थोड़ा सा वीविंग में फर्क होता है, उनकी बुनाई में फर्क होता है। तो वो क्या कहलाता है? उसकी कालीन और जो है वो कारपेट कहलाते हैं। जबकि नमदे और गलीचे क्या होते हैं? ये भी फर्श पर बिछाने के ही होते हैं, लेकिन इनकी ऊन की क्वालिटी बहुत ही लो कैटेगरी की होती है, मोटी श्रेणी की इनकी ऊन पाई जाती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके लिए इनकी ऊन से क्या बनाए जाते हैं? नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भी है। नमदे और गलीचे बनाने के लिए फेमस ऊन कौन सी होती है? ये मालपुरा फेमस मानी जाती है, तो इसके लिए ये फेमस होती है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नमदे व गलीचे बनाने के लिए कौन सी ऊन है फेमस होती है। अब वुल प्रोडक्शन कितना होता है इससे? तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष है इसका ऊन उत्पादन
पाया जाता है। प्रतिवर्ष इतना ही ऊन उत्पादन होता है। ये अपनी नस्ल हो गई मालपुरा। काढ़ा पीने से कोरोना मरता है। अरे भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करो, काढ़ा भी पीते रहो, साथ साथ जो है वो बचाव भी रखो, अपना घर पे रहो, इसके अलावा मास्क लगा के रखो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपना घर पे ही अपने सारे काम निपटाओ, घर से स्टडी करो, जो भी काम है वो घर से करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस कोरोना काल में आप जो है वो सेफ रह सकें। तो ये जो है वो मालपुरा नस्ल आती है अपनी, जिसकी ये कैरेक्टर्स होती हैं जिनके लिए इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं, अगली नस्ल आती है जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल है, उसकी क्या कैरेक्टर होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है ओरिजिन प्लेस तो कहां पर है, राजस्थान का जैसलमेर जिला, राजस्थान का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये पाई जाती है। इसके अलावा वितरण स्थान देखें तो वो ज्यादा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि राजस्थानी नस्ल है तो राजस्थान में इसके आसपास का एरिया ही होगा। राजस्थान का जोधपुर व बाड़मेर है, वो भी कैसा है, रेगिस्तानी एरिया है जहां पर ये पाई जाती है। जब मैंने आपको थारपारकर गाय की नस्ल पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया था, धौलपुर से सुनील, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नंदे और गलीचे बताया फर्श पर बिछाने के होते हैं। अभी लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगी कैसी दिखाई देती है गलीचे और नंदे। अब देखिए, इसके बारे में मैंने थारपारकर गाय के बारे में बताया था कि वो एक तरह की कैसी नस्ल है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, क्योंकि थार को पार करके आई है और राजस्थान और गुजरात के अंदर भी थार रेगिस्तानी इलाके में ही पाई जा रही है। तो उसी के जैसे अपने को याद रखना है, ये भी है रेगिस्तानी नस्ल है। जैसलमेर में रेगिस्तान है, जोधपुर बाड़मेर में भी रेगिस्तान है, इस कारण इसकी विशेषताओं में एक पॉइंट याद रख सकते हैं आसानी से, कैसी नस्ल है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। तो पहला पॉइंट याद हो गया, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। तो ये ब्रीड के बारे में इसकी स्पेशल कैरेक्टर हो गई। गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, थारपारकर। और हरी कुशवाहा कह रहे हैं, मैं एमपी से, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट है, देखिए इसके अंदर ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है जैसलमेरी, और थारपारकर गाय की भी पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। रेगिस्तान में किसका अभाव रहता है, तो अपन बात करें पानी का अभाव रहता है। तो ये क्या कर सकती है, विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, हाँ, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गई इसकी। अगला अपन बात करते हैं और क्या कैरेक्टर होती है। राजस्थान में सबसे लंबी व भारी भेड़ है, राजस्थान में सबसे लंबी व भारी भेड़ होती है, लंबी व भारी भेड़ होती है। भारत के अंदर सबसे ऊंची भेड़ कौन सी होती है, नेलोरी होती है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी भेड़ है वो लिंकॉलन है, और ये राजस्थान में सबसे लंबी व भारी भेड़ होती है। इसकी ऊन को वर्ष में 2 बार काटा जाता है, तो 2 बार इसकी कटाई करते हैं। यही स्पेशल कैरेक्टर है। इनमें से 2 चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, राजस्थान में सबसे लंबी व भारी भेड़, विपरीत परिस्थितियों में बिना पानी पिए रह सकती है, और जैसलमेरी नस्ल है तो रेगिस्तान में पाई जाती है, तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल हो गई। अंकित कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, थैंक यू। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको क्लास भी अच्छी लगेगी, इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, साथ का साथ याद भी हो जाएगा। चटक मटक के पांव लगे, बहुत अच्छा। थोड़ा सा कभी कभी तो ऐसे इस तरह से मजाक करने लग जाते हो बहुत। सुरेश मीणा बस्सी जयपुर से, ऐसा चौधरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, हाँ देखिए, अब चलो कॉमेडी बाद में करेंगे, अब अपन बात करते हैं अगली नस्ल के बारे में। नेक्स्ट आती है मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल है वो कहां पर पाई जाती है, तो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है, वहां पर मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसके अंदर पाली है, जालोर है, जोधपुर है, नागौर है, बाड़मेर है, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो बात करें अपन ओरिजिन प्लेस की, तो फर्स्ट पॉइंट आता है मारवाड़ क्षेत्र। सीधा सा अपन लिखे राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। डिस्ट्रिक्ट अपन याद रखें तो पाली, जालोर, जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर और नागौर, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहां पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जिसको मारवाड़ के बारे में पता है तो उसके बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसकी स्पेशल कैरेक्टर की। तो मारवाड़ी लोगों के बारे में एक कहावत आती है, कई जगह पर जो है वो मारवाड़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं।
अदर जो डिस्ट्रिक्ट है, अदर जगह है उनकी बजाय। तो मारवाड़ी के बारे में क्या कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वहां पर उनके सभी तरह के उनका एनवायरमेंट होता है। ज्यादा ठंड भी पड़ती है, ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, लुएं भी चलती हैं, तो इसके कारण उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी ज्यादा जो है वो जो है वो एक तरह से इन सब को जो है वो सहन कर सकती है, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। बस इतना ही याद रखना है, इससे आप सारी कैरेक्टर इस एक लाइन से आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए इसमें बाड़मेर से चरण स्पर्श, बहुत अच्छा। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट आता है मारवाड़ी नस्ल या यह नस्ल अन्य भेड़ों की तुलना में, नस्ल अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है, भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है। अब कारण क्या होता है, बताया मैंने आपको, अधिक स्वस्थ रहती है। सबसे ज्यादा इसमें जीवित दर पाई जाती है, इनमें वार्षिक जीवित दर है वो 90% होती है, वार्षिक जीवित दर है वो 90% पाई जाती है इस भेड़ी की नस्ल में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्वस्थ रहती है। अब सबसे ज्यादा अगर स्वस्थ रहेगी तो अलग अलग तरह का मौसम होता है, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, दोनों को सहन कर सकती है, इसी के कारण स्वस्थ रहती है। तो दूसरी कैरेक्टर हो गई जो है वो ठंडे व गर्म मौसम के प्रति सहनशील होती है, ठंडे व गर्म मौसम के प्रति सहनशील होती है, मौसम के प्रति सहनशील। तो इसी के कारण क्या रहती है, ये अधिक स्वस्थ रहती है। जब अधिक स्वस्थ रहती है तो ये दोनों तरह का मौसम सहन कर सकती है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर और दूसरी कैरेक्टर क्या याद रखनी है, जिससे आप बाकी के अदर कैरेक्टर भी याद रख सकते हैं। मारवाड़ में आपको पता है पाली, जालोर, जोधपुर एक तरह से जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र ही होता है, जहां पर वनस्पति का अभाव रहता है। वनस्पति का अभाव रहता है तो ये क्या करती हैं, पड़ोसी राज्यों में गमन करती है, भोजन के अभाव में वहां पर माइग्रेशन करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करती है, जब यहाँ पर वनस्पति का अभाव रहता है। तो इसके कारण इसके अदर कैरेक्टर भी आ जाएंगे। तो जो है वो अपन देखें कि जो है वो वनस्पति के अभाव में पड़ोसी राज्यों में गमन करती है, वनस्पति के अभाव या भोजन के अभाव में पड़ोसी राज्यों में गमन करती है, पड़ोसी राज्यों में गमन करती है। तो ये भी इसकी स्पेशल कैरेक्टर होती है, पड़ोसी राज्य में गमन करती है, माइग्रेशन करती है। पूछा जाए माइग्रेशन किस ब्रीड में पाया जाता है, तो ये जो है वो पड़ोसी राज्य में जाती है और उसी को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या कैरेक्टर होती है जब ये पड़ोसी राज्य में कैसे जाएगी, कोई फ्लाइट से तो जाएगी नहीं, ना ही इसको अपन गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, अपने को क्या करना होगा, इसी के स्पेशल कैरेक्टर देखने होंगे। तो इसके ऐसे कौन से कैरेक्टर होंगे जिसके कारण वो आसानी से गमन कर सकती है। तो कैसे गमन कर सकती है, इसके जो है वो पैर हैं वो मजबूत होते हैं, तो पैर हैं वो लंबे व मजबूत होते हैं, और इसके साथ में लंबे और मजबूत होंगे तो क्या वो आसानी से जा सकती है, नहीं जा सकती है, जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं हो। अगर आप जो है वो बहुत ही अच्छा एकदम स्वस्थ हो, अच्छा खाते पीते हो, अच्छी आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो, आपकी यूट्यूब पर भी क्लासेस अवेलेबल हो, आपने ऐप पर भी क्लासेस ले रखी हो, आपके पास नोट्स भी खूब सारे हो, लेकिन जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या होने चाहिए, ये अधिक जो है वो फुर्तीली और लंबा सफर तय करने वाली होगी, तभी ये ज्यादा जो है वो गमन कर पाएगी। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आती है, फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली, लंबा सफर तय करने वाली नस्ल। तो ये स्पेशल कैरेक्टर होगी। इस तरह की कैरेक्टर हैं जो इस नस्ल के अंदर आपको याद रखनी है। दो ही कैरेक्टर याद रखकर आप बाकी की सारी कैरेक्टर को इसी से रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। पहला कैरेक्टर है अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ, इस कारण 90% जीवित दर, ठंडे व गर्म मौसम के प्रति सहनशील होती है, पड़ोसी राज्य में भोजन के अभाव में गमन करती है, और इसी के कारण गमन करने का जो रीजन है, इसके कारण उसके बॉडी भी ऐसी होनी चाहिए, तो फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली, पैर सीधे लंबे होने चाहिए। तो इसके बाद अपन बात करते हैं और क्या कैरेक्टर होती है, तो कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं, जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, कान छोटे व मुड़े हुए, छोटे व मुड़े हुए। तो ये इस नस्ल की स्पेशल कैरेक्टर है, जो मारवाड़ी नस्ल है, इसकी इस तरीके से आपको याद रखना है। दो ही चीजों को याद रखकर आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कितना होता है, वुल प्रोडक्शन है 1.5 से 2.3 किलोग्राम पर ईयर, इसका ऊन उत्पादन पाया जाता है। ये मारवाड़ी नस्ल हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोनाड़ी नस्ल के बारे में। सोनाड़ी नस्ल है वो कहां पर पाई जाती है, ये नस्ल है वो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, राजस्थान का उदयपुर जिला है, वहां पर ये नस्ल पाई जाती है।
क्या स्पेशल कैरेक्टर होती है सोनाली नस्ल की? तो इसकी विशेषताएं बहुत अच्छी होती हैं जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। एक तो क्या होता है, ये जो है वो इसकी दुधारू नस्ल होती है, दूध के लिए फेमस होती है, तो दुधारू नस्ल हो गई। साथ में ऊन उत्पादन भी होगा क्योंकि जो है ये भेड़ की नस्ल है, चाहे कैसी भी ऊन हो, चाहे मोटी हो, निम्न श्रेणी की हो, चाहे अच्छी क्वालिटी की हो, उत्पादन तो होता है और साथ में ही मांस उत्पादन भी होता है। इसी के कारण ये कैसी नस्ल हो गई, भेड़ की त्रिप्रयोजनी नस्ल हो गई, ट्रिपल पर्पस ब्रीड आती है। बाकी अदर द्विप्रयोजनी होती है, ये त्रिप्रयोजनी नस्ल होती है। इसी के साथ में इसकी फिजिकल कैरेक्टर देखें तो इसका जो है वो चेहरा हल्का भूरा रंग का होता है, चेहरा हल्का भूरा पाया जाता है। इसी के साथ में और फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो इसके कान लंबे होते हैं और इतने लंबे होते हैं कि जब ये चरती है तो चरते समय जमीन से सट जाते हैं, चरते समय जमीन से सट जाते हैं, मतलब जमीन से टच हो जाते हैं, सट जाते हैं। जब ये नीचे गर्दन करती है तो जमीन से टच होते हैं, इतने लंबे कान इसके पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लंबे हैं वो लोही नस्ल के होते हैं और ये ट्रिपल पर्पस ब्रीड होती है। मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक जो है वो उस नस्ल में पाई जाती है, चोकला नस्ल में। सबसे ज्यादा जो है वो अधिक स्वस्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल मारवाड़ी है, नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर। ये क्या हो गया, हाँ, कान लंबे और चढ़ते समय जमीन से सट जाते हैं, जो इसकी स्पेशल कैरेक्टर होती है। अब बात करते हैं और इसका शरीर कैसा होता है, तो इसका शरीर बड़ा व सुविकसित होता है, शरीर बड़ा व सुविकसित, बड़ा वह सुविकसित होता है, वेल डेवलप इसकी बॉडी पाई जाती है। दूध की अपन बात करें, वैसे तो दूध ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन बात करें, ये मिल्क प्रोडक्शन वाली ब्रीड है तो इसका दूध उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन है इस नस्ल का, इसका 1 से 1.5 लीटर पर डे पाया जाता है, प्रतिदिन दूध उत्पादन 1 से 1.5 लीटर होता है। ये अपनी नस्ल हो गई जयपुर से लंबे ईयर। देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आती है नाली। नाली नस्ल है वो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है राजस्थान के अंदर। और इस नस्ल को मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, इसकी ऊन है वो पीले रंग की होती है, इसकी ऊन है वो पीले रंग की होती है, नाम लिख लीजिए, नाली ऊन है इसकी पीले रंग की, इसकी ऊन पीले रंग की होती है। कितना प्रोडक्शन होता है, तो लगभग 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है। येलो कलर की ऊन है ज्यादा चोकला से, लेकिन येलो कलर की अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसके कारण जो है इसको कोई अदर नाम नहीं दिया गया है। चलिए लिख लिया सबने नाली के बारे में। अगला अपन नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं, डेकनी, जिसके बारे में नाम लिख चुके हैं अपन पहले ही। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और मुख्य रूप से भारत में मटन के लिए फेमस होती है। और मटन के लिए फेमस ब्रीड को क्या नाम दिया गया, डेकनी नाम देते हैं इसको। अगली आती है मगरा, इसके बारे में भी अपन लिख चुके हैं। ये बीकानेर, चूरू और नागौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ऐसी ये दिखाई देती है मगरा। फिर बात करते हैं पुगल। पुगल जो नस्ल है इसको ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, पुगल नस्ल को बीकानेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बीकानेरी नस्ल है वो सर्वोत्तम कारपेट ऊन उत्पादक नस्ल है, सर्वोत्तम कारपेट ऊन उत्पादक नस्ल है। सबसे बेस्ट कारपेट बनता है इसका, कारपेट कालीन दोनों फर्श पे बिछाने के सॉफ्ट क्वालिटी के ऊन होती है। नेक्स्ट आती है नेलोरी, ये आंध्र प्रदेश की नस्ल है। ये जो है वो सबसे ऊंची नस्ल है भारत में, सबसे टॉलेस्ट ब्रीड होती है, हाइट सबसे ज्यादा है, दिखाई दे रही होगी फोटो में। नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं लोही, ये पाकिस्तान की नस्ल है, लंबे कानों वाली और लंबा आकार होता है इसका, दिखाई दे रही होगी आपको फोटो में आपको, बीकानेरी। चलिए अब बात करते हैं गद्दी। ये गद्दी नस्ल उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्ल है, कश्मीर में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट आती है भक्करवाल, ये भक्करवाल नस्ल भी उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्ल है। ये है गुरेज, ये भी उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्ल है। नेक्स्ट है बेलारी, ये दक्षिण पठारी क्षेत्र की नस्ल है। इसी के साथ में हसन भी दक्षिण पठारी क्षेत्र की है। मंडिया है, ये भी दक्षिण पठारी क्षेत्र की नस्ल है। छोटा नागपुरी पूर्वी क्षेत्र की नस्ल है। शाहाबादी है, ये बिहारी नस्ल है, बिहार में उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और ये लिंकॉलन है जो इंग्लैंड की नस्ल है, बताया था मैंने, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शिप होती है, सबसे बड़े आकार की भेड़ है, वो कौन सी होती है, ये लिंकॉलन है जो ऐसी दिखाई देती है। इसके बाल भी इस तरीके से, ऊन भी इस तरीके से पाई जाती है
और सबसे बड़ी भेड़ होती है ये वर्ल्ड की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगली ब्रीड आती है, वो आती है संकर नस्लें। संकर नस्लों में दो संकर ब्रीड आती हैं, उनके अंदर से पहली नस्ल आती है अविकालीन। अविकालीन और अविवस्त्र दोनों ही नस्लें CSWRI से डेवलप की गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन बात करें कि कहां से डेवलप की गई हैं, तो CSWRI से विकसित की गई है। फुल फॉर्म मैं पहले ही आपको इसकी बता चुकी हूं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर से डेवलप की गई हैं। दूसरी इसकी कैरेक्टर अपन देखते हैं क्या होती है अविकालीन की, और ये किस किस के क्रॉस से डेवलप की गई है। तो इनमें एक जो नस्ल है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ऊन उत्पादक नस्ल है रैम्बुलेट नस्ल के मैरिनो नर। रैम्बुलेट नस्ल के मैरिनो नर, इसका क्रॉस है वो किस मादा के साथ कराया गया है, तो अभी वस्त्र और कालीन में सबसे बेस्ट है वो वस्त्र होते हैं, तो वो इंडिया की सबसे बेस्ट ब्रीड से माना जाता है। और जो कालीन है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। तो इस अविकानगर के अंदर जो अविकानगर की नस्ल है मालपुरा, उसके साथ क्रॉस कराकर तैयार किया गया है, तो उस नस्ल का क्या नाम रख दिया गया, अविकालीन नाम रख दिया गया। तो सिंपल सा आसानी से याद रख सकते हैं कहां से डेवलप की गई है, अविका से ही नाम आता है, अविकानगर संस्थान है वहां से ये डेवलप की गई है। अब कैसी क्वालिटी की इसकी ऊन होती है, तो कारपेट ऊन उत्पादक नस्ल होती है। ये कैसी नस्ल है, कारपेट ऊन उत्पादक नस्ल है। इसी के साथ में अपन देखें इनमें टपिंग रेट है वो कितनी होती है, और इनके अंदर जन्म दर है वो कितनी पाई जाती है। तो टपिंग किसको कहते हैं, जो भेड़ में निषेचन क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, टपिंग कहा जाता है। टपिंग है भेड़ में निषेचन क्रिया को कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टपिंग किसे कहा जाता है, भेड़ में निषेचन क्रिया है। तो भेड़ में निषेचन क्रिया है इस अविकालीन के अंदर कितनी पाई जाती है, 97.95% है, इसमें टपिंग रेट होती है। जबकि जन्म दर है वो 81.47 होती है, जबकि जन्म दर है वो 81.47% होती है। ये याद रखना आपको इसके बारे में, क्योंकि इसमें टपिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चे कितने जन्म ले पाते हैं, 81.47 ले पाते हैं। अब बात करते हैं इसके वूल प्रोडक्शन की। 2 से 4 किलोग्राम इसका प्रति वर्ष ऊन उत्पादन पाया जाता है। ये अपनी भेड़ की नस्ल हो गई अविकालीन। अब अगली नस्ल के बारे में बात करते हैं, दूसरी नस्ल आती है अविवस्त्र। अविवस्त्र लास्ट नस्ल है, अपना लास्ट पॉइंट आता है। ये नस्ल भी सेम चीजें हैं, बस इसकी जन्म दर है वो इनसे अलग होती है। अब बात करते हैं कहां से डेवलप की गई है, तो CSWRI से विकसित की गई है। फिर किस किस का क्रॉस है, तो दोनों क्रॉस है। रैम्बुलेट नस्ल का तो मैरिनो नर है, दोनों में सेम है। रैम्बुलेट नस्ल के मैरिनो नर के साथ किसका क्रॉस कराया गया है, इंडिया की सबसे बेस्ट ब्रीड है चोकला, जिसे भारत की मैरिनो कहते हैं, इसके साथ क्रॉस कराया गया, तो अविवस्त्र डेवलप हुई। अब इसका अपन देखें, इसमें वार्षिक जन्म दर है वो कितनी पाई जाती है, तो वार्षिक जन्म दर है वो 93.21% है, इसकी पाई जाती है। तो लिख लीजिए 93.21%। और इसकी ऊन जो है वो किसके लिए बेस्ट मानी जाती है, तो बारीक किस्म की ऊन होती है, इसकी बारीक किस्म की ऊन होती है। ये इसके बारे में अपने को याद रखना है। ऊन उत्पादन दोनों का सेम ही होता है, वूल प्रोडक्शन है इन दोनों का वो आता है 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष। ये अपने को इन नस्लों के बारे में याद रखना है। ये ब्रीड्स हो गई, अपने सभी तरह की ब्रीड्स हैं, इनके बारे में पढ़ लिया है। अब लास्ट एक और ब्रीड देख लेते हैं। वैसे 2 ही संकर नस्लें अपने कोर्स में, लेकिन एक और अपन याद रखें, इसका नाम आता है हिसार डेल। क्या कहते हैं इसको, हिसार डेल कहते हैं। ये जो नस्ल है मैरिनो नर और बीकानेरी जो मादा है उसके साथ क्रॉस कराकर डेवलप किया गया है। इसमें नाम से पता चल रहा है, बीकानेरी तो रैम होता है, ये मैडा है, और ये है ये जो है वो मैरिनो नस्ल का है, और जो इसमें मादा है वो बीकानेरी नस्ल की है। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराकर जो नस्ल डेवलप की गई है उसको क्या नाम दिया गया है, हिसार डेल नाम दिया गया है। इसका नाम है हिसार डेल। बस इतना ही आप इसके बारे में याद रखें। अधिकतर मोस्टली सारी चीजें जो है वो मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं। इतनी चीजें अगर आप याद रख लेंगे 99.9% आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी तरह के एग्जाम में। तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में।
बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी की क्लास है, तो कहीं नहीं जाइएगा बच्चों। जिनको बायोलॉजी की क्लास